बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। शो डैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। देखिए पहले तो ये समझते हैं कि ये क्वेश्चन कहता क्या है और फिर हमने प्रूव क्या करना है, क्या चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी है उसको देखते हैं। जो फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास कोई एक राइट ट्राइंगल है, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 का है। हमने इसके 90 के सामने जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसका एक मिड पॉइंट लेंगे m, और हमने ये प्रूव करना है कि ये मिड पॉइंट जो है इसका डिस्टेंस इसके तीनों वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से, इसका डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है, और ये हमने प्रूव करना है यूजिंग दी वेक्टर्स को यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव करना है। यानी ये जो डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस, ये जो हमें नज़र आ रहा है ये डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस, ये और ये, अगर हम इसको नाम दे दें, इसका नाम, इसको वर्टेक्स ओ का नाम दे दें, इसको वर्टेक्स ए का नाम दे दें, इसको वर्टेक्स बी का नाम दे दें, तो हमने प्रूव ये करना है कि जो ओ एम डिस्टेंस है और वो इक्वल है ओ एम ए के और एम बी के। यानी ओ एम डिस्टेंस ये इक्वल है एम ए डिस्टेंस के और एम बी डिस्टेंस के, ये इक्वल है। तीनों डिस्टेंसेज इक्वल है क्योंकि जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज है उसका डिस्टेंस तीनों वर्टेसिस से सेम है। लेकिन ये हमने प्रूव करना है यूजिंग दी वेक्टर्स, तो हम यहाँ पे वेक्टर्स क्रिएट कर लेंगे और उनकी लेंथ यानी उनकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, और वो जो मैग्नीट्यूड होगी वो इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो हम इस प्रूफ की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं यहाँ से। ये बच्चों हम समझ लेंगे, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंसीडर अ राइट ट्राइंगल OAB with the vertices, जिसके वर्टिसेस हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे हम नाम दे देंगे वर्टिसेस का, ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, और ये हमारे पास इसका वर्टेक्स A है और ये वर्टेक्स B है। अब देखें जो एक्स कोऑर्डिनेट, जो ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, कोई ना कोई नंबर होगा। अगर वो राइट साइड पे है तो पॉजिटिव होगा, और अगर लेफ्ट साइड पे तो नेगेटिव होगा। इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कोई नंबर होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसा नंबर जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। इसका मतलब है ए का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और बी के लिए, बी चूंकि वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ मौजूद होगा बी। और जो कि बच्चों हमारे पास जो एम है वो मिड पॉइंट है, हम लेना चाह रहे हैं विद द वर्टिसेस, हमने वर्टिसेस बोल दिया। इसके वर्टिसेस क्या क्या हैं, 0 जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स a, 0 हैं, और b जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, b। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। लेट m be the mid point of AB। ये b का मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m फिर क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m वो क्या होंगे, इन दोनों को ऐड करें, a और b के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो a प्लस 0 ओवर 2 और 0 प्लस b, यानी y कोऑर्डिनेट को ऐड किया, 0 प्लस b और 2 पे डिवाइड कर दिया टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, a ओवर 2 b ओवर 2। तो यहाँ पे हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट भी आ गए a ओवर 2 b ओवर 2। लेकिन बच्चों अब हमने ये तो सारा कुछ, ये प्रोसेस तो कर ली, अब हमने वेक्टर्स को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम वेक्टर्स जनरेट कर लेंगे। देखिए हमने कौन कौन सा वेक्टर यहाँ पे जनरेट करना है, यानी जिनकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक तो वेक्टर बना लेंगे OM, और इसके बाद में इसका
हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। तो ओ एम और फिर एक वेक्टर हम बना लेंगे बी एम वेक्टर, और एक वेक्टर हम बना लेंगे बी एम और एक ए एम बना लेंगे। बी एम वेक्टर होगा इस तरफ, ये एक बी एम वेक्टर, और ये ए एम वेक्टर जो है बच्चों वो इस तरफ को होगा। ये हमारे पास वेक्टर बन जाएंगे। ये बी एम वेक्टर बन गया और ये ए एम वेक्टर। तो इन तीनों वेक्टर्स को हम फाइंड आउट करेंगे पहले तो, और फिर इन तीनों के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। अगर ओ एम, ए एम और बी एम इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड यानी इनकी लेंथ्स इक्वल आ गई, तो यही तो हमारा प्रूफ है कि हमने इस मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज एम को तीनों वर्टिसेस से इक्वल प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे वेक्टर्स बनाते हैं 9। सबसे पहले तो ओ एम जो हमारे पास होगा, ओ एम जो वेक्टर होगा वो तो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट एम का, तो उसके अंदर तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, ए ओवर 2, वो तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा सीधा ही, ए ओवर 2। मैं इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख रहा हूँ सबको, ए ओवर 2 कॉमा ए ओवर 2 माइनस 0 करेंगे तो वो तो ए ओवर 2 ही रहेगा, बी ओवर 2 माइनस 0 करेंगे तो वो बी ओवर 2 ही रहेगा। तो ये हमारे पास ओ एम वेक्टर आ गया। इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करें तो ओ एम की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर 2 का स्क्वायर प्लस बी ओवर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं कि ओ एम की मैग्नीट्यूड आ गई स्क्वायर रूट ऑफ ऊपर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 4 दोनों के नीचे, तो उसका एलसीएम लेके 4 नीचे कॉमन डिनोमिनेटर आएगा, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो बच्चों नीचे हमारे पास 2 बच जाएगा। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट, अब हमने ए एम वैक्टर फाइंड आउट करना है, बी एम वैक्टर फाइंड आउट करना है, और इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है हमने। और बच्चों ये आप लोगों को याद ही होगा कि हम वेक्टर्स, अगर हमारे पास पी वेक्टर है, वेक्टर पी है हमारे पास, पॉइंट अगर पी है, ओ पी वेक्टर हम लिख लेते हैं, ओ पी वेक्टर या यू वेक्टर कुछ भी हमारे पास है, ओ पी वेक्टर हमारे पास है एक्स आई प्लस वाई जे, और ओ क्यू वेक्टर हमारे पास है एक्स वन आई प्लस वाई वन जे। अगर हमारे पास ऐसा होगा और हम पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ पी, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ओ क्यू के देखें कंपोनेंट्स x1 में से x माइनस होगा, x वन माइनस एक्स आई यूनिट वेक्टर, और इसी तरह y1 माइनस वाई जे यूनिट वेक्टर। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास पॉइंट्स मौजूद हैं तो वो उनका हम अगर उन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम वेक्टर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उनके साथ आई जे के लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, फिर यहाँ पे बच्चों हमने ए एम और बी एम वेक्टर फाइंड आउट करने। ऑल्सो ए एम वेक्टर ये किसके इक्वल होगा, ए एम वेक्टर इक्वल होगा ए एम, इसका फाइनल क्या है एम पॉइंट, और इसका इनिशियल क्या है ए कॉमा 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल करें, ए ओवर 2 माइनस ए ओवर 2 माइनस ए, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स का हमने सब्ट्रैक्ट डिफरेंस ले लिया, और फिर बी ओवर 2 माइनस 0। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास ए एम वेक्टर क्या आ जाएगा, ए ओवर 2 में से ए को माइनस करेंगे तो माइनस ए ओवर 2 बच जाएगा, और ये आ जाएगा बी ओवर 2। अब ये वेक्टर तो आ गया, इसका तो मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है हमने। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए ओवर 2 का स्क्वायर प्लस बी ओवर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए एम का मैग्नीट्यूड आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर ओवर 4 प्लस बी स्क्वायर ओवर 4, तो नीचे 4 आ जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों ए एम का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको 2 का नाम दे दें। ऑल्सो अब थर्ड जो वेक्टर है बी एम,
उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। पहले तो वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं, बी एम वेक्टर। बी एम जो वेक्टर होगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, तो इसके लिए जो फाइनल पॉइंट है वो एम है और इनिशियल पॉइंट बी है, तो a ओवर 2 में से 0 को माइनस करेंगे, a ओवर 2 माइनस 0 और b ओवर 2 माइनस b, b ओवर 2 माइनस b। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, आप एम बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बी एम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो असल में जो हमारा टारगेट है वो है लेंथ ऑफ वेक्टर, और लेंथ ऑफ एम बी और लेंथ ऑफ बी एम ये तो इक्वल होंगी। अगरचे वो वेक्टर्स तो डिफरेंट होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, लेकिन उनकी लेंथ बिल्कुल सेम होगी। ये हमारे पास आ गया। आप इसके साथ a ओवर 2 माइनस 0 आई लिख सकते हैं और b ओवर 2 माइनस बी साथ j लिख सकते हैं, वो भी एक लिखने का तरीका है। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास बी एम वैक्टर ये इक्वल आ जाएगा, a ओवर 2 माइनस 0 करेंगे तो a ओवर 2 ही रहेगा, और b ओवर 2 में से माइनस b करेंगे तो माइनस b ओवर 2 आ जाएगा। तो बी एम का जो मैग्नीट्यूड है, ये अभी मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड आउट किया, अभी हम वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, ये बी एम वेक्टर। अब यहाँ पे बी एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट a ओवर 2 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट माइनस b ओवर 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों इसका स्क्वायर करके a स्क्वायर ओवर 4 प्लस b स्क्वायर ओवर 4, और यही फॉर्म आ जाएगी। और इसका मतलब है कि बी एम हमारे पास आ गया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 2, तो इसको 3 का नाम दे दिया। अब तीनों के अंदर देखें आप, जो तीनों इक्वेशंस हैं उनमें ये जो मिड पॉइंट था हमारे पास हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट था उसके डिस्टेंसेस हैं, ओ एम है, ए एम है और बी एम है, यानी लेंथ ऑफ वेक्टर्स हैं, और लेंथ ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे डिस्टेंसेस को शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी कैन से दैट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमें नज़र आ रहा है कि ओ एम वेक्टर जो है ये इक्वल है ए एम वेक्टर के, और ये इक्वल है बी एम वेक्टर के। तो इसका मतलब हुआ सो मिड पॉइंट एम ऑफ hypotenuse AB is equidistant from its vertices, और यही बात हमने प्रूव करनी थी, सो प्रूव्ड। तो ये बच्चे हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पहले तो बच्चों हम समझते हैं क्वेश्चन को और उसके बाद हम उसको प्रूव करते हैं। ये बच्चों हमारे पास एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास आल्टीट्यूड्स बने हुए हैं। आल्टीट्यूड्स क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हम नाम देते हैं ए बी एंड सी। ये बच्चों हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। आल्टीट्यूड ये होता है कि अगर आप किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर प्लॉट करें, देखिए ये वर्टेक्स ए है, तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं सामने वाली साइड बी सी के ऊपर, तो ये जो लाइन होगी इसको हम आल्टीट्यूड बोलेंगे। तो ये हमारे पास एक आल्टीट्यूड है, और चूंकि यहाँ पे हमने नाम देना है तो ए बी सी तक तो हम नाम दे चुके हैं, तो यहाँ पे हम कह देते हैं डी ई एंड एफ, इनको नाम दे देते हैं, इन पॉइंट्स को डी ई और एफ। तो ए डी बच्चों जो है ये एक आल्टीट्यूड है और परपेंडिकुलर है बी सी साइड के ऊपर। इसी तरह बी ई ये एक आल्टीट्यूड है और ये परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, और इसी तरह सी एफ ये एक आल्टीट्यूड है और ये परपेंडिकुलर है ए बी साइड के ऊपर। और यहाँ पे ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिन्हें हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी बोलते हैं, और इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिन पे है। हमने ट्राइंगल को इस ऐसी जगह पे रखा कि उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो ओरिजिन पे आ गया। अब हमने प्रूव कैसे करना है, इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसको हम कैसे प्रूव करते हैं, तो उसको ध्यान से सुने।
अब बच्चों हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने इन 3 आल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल को कॉन्करेंट प्रूव करना है, यानी हमने ये प्रूव करना है कि तीनों आल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट से पास करते हैं, एक ही पॉइंट से पास करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 2 आल्टीट्यूड्स को ले लेंगे, हम कहेंगे AD एक आल्टीट्यूड है और BE एक आल्टीट्यूड है। अब अगर AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, AD पूरा जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, तो याद रखें फिर AO भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अगर AO आपके पास एक वेक्टर है, उसको अगर हम यहाँ पे रखें तो वो भी तो परपेंडिकुलर होगा, उसकी डायरेक्शन और उसकी लेंथ के साथ हम उसको कहीं भी रख सकते हैं। ये चीज़ बच्चों आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर कोई वेक्टर पड़ा हुआ है, या स्पेस के अंदर या प्लेन के अंदर कोई वेक्टर पड़ा हुआ है, यू वेक्टर, उसकी सेम डायरेक्शन और सेम लेंथ के साथ हम उसको जहां मर्जी रखें वो यू का यू ही रहेगा, वो चेंज होकर कोई और वेक्टर नहीं बन जाएगा। सेम डायरेक्शन और सेम लेंथ के साथ हम उसको कहीं भी रख सकते हैं। तो अगर AD वेक्टर जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो AO वेक्टर भी तो BC के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब है AO का डॉट अगर हम BC के साथ लेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट 0 के इक्वल होता है। तो AO का जब डॉट लेंगे हम BC के साथ, तो बच्चों वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। एक तो हम ये यूज करेंगे। दूसरा आप देखें कि BE जो है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ BE वेक्टर, अगर BE वेक्टर को देखें तो ये परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने BE को एक आल्टीट्यूड लिया हुआ है। तो BE जो वेक्टर है बच्चों ये परपेंडिकुलर है AC वेक्टर के ऊपर, AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब हुआ कि BE का डॉट AC के साथ क्या आएगा, 0 आएगा। अगर BE परपेंडिकुलर है तो बच्चों ये BO जो वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में जो वेक्टर है हमारे पास है BO, अगर हम इसको उठा को यहाँ पे रख दें BO को, तो BO भी तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन वही है जो BE की है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर BE का डॉट AC के साथ 0 आता है तो BO का डॉट AC के साथ ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इन दोनों को यूज करेंगे हम AO डॉट BC इज इक्वल टू 0 रखेंगे और यहाँ से एक कंडीशन बनाएंगे, उसको 1 का नाम दे देंगे, और फिर BO डॉट AC करेंगे और इसको यूज करते हुए दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, और फिर उनको एडअप करके हम ये प्रूव करेंगे। तीसरा जो हमने जो चीज़ प्रूव करनी है वो ये है, देखें दो अगर वेक्टर्स होंगे वो किसी ना किसी पॉइंट पे तो कट कर ही जाएंगे। 2 वेक्टर्स अगर हमारे पास हैं, एक BE अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे कट कर ही जाएंगे। तो BE और AD ये अगर एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो इससे कुछ प्रूव नहीं होता कि वो तीनों आल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। इससे ये प्रूव नहीं होता तीनों के ये तीनों एल्टीट्यूड्स हैं ये कॉन्करेंट हैं, ये प्रूव नहीं होता। 2 तो कहीं ना कहीं कट कर जाएंगे। लेकिन असल बात यह है कि हमने तीसरे को प्रूव करना है। अगर तीसरा आल्टीट्यूड भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ ये बात ठीक है, तीनों जो आल्टीट्यूड्स हैं वो एक ही पॉइंट से पास करते हैं, और वो पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 आल्टीट्यूड्स है। तो बच्चों फिर हमने इन दोनों को यूज करते हुए असल में प्रूव ये करना होगा कि CF जो वेक्टर हमारे पास है CF वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। अगर CF को हमने प्रूव कर दिया कि वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी बात ठीक है और तीनों जो आल्टीट्यूड्स हैं वो एक दूसरे पे कॉन्करेंट है। वो एक दूसरे पे नहीं बल्कि वो एक ही पॉइंट से पास करते हैं, इसका मतलब वो तीनों कॉन्करेंट हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे और उसको इसी के मुताबिक प्रूव करते हैं। हम देखें यहाँ पे बच्चों हमने एक ट्रायंगल बनाई और इसके वर्टिसेस को नाम दे दिया A, B एंड C, और इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं उनको हम नाम दे देंगे A इसका, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल b, और इसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल c, ये हम नाम दे दिए। और इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं D, E और F, और जहाँ पे ये कट कर रहे हैं वहाँ पे हम नाम दे देते हैं, उसको नाम देते हैं O का।
अब अगर ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर तो ये छोटा वेक्टर है ए ओ ये भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि इसकी भी वही डायरेक्शन है जो ए डी की है। तो अगर हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये भी परपेंडिकुलर होगा बी सी के ऊपर। इसी तरह बी ई अगर परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर तो बी ओ जो है ये भी परपेंडिकुलर होगा। और अगर सी एफ परपेंडिकुलर है तो सी ओ भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम दो को यूज करेंगे, तीसरे को प्रूव करेंगे। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। let A B C be the position vectors of vertices A, B and C respectively। और यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं ए डी और बी ई और सी एफ, बी ई एंड सी एफ बी दी altitudes of sides। अब ये जो altitude है AD ये किस साइड पर है, BC के ऊपर है, BC। और जो BE है बच्चों ये किसके ऊपर है, CA के ऊपर, CA साइड के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, CA एंड AB respectively। सपोज अब हमें 3 तो लिख दिए, अब हम फर्ज करते हैं कि 2 इंटरसेक्ट करते हैं, तीसरे को हम प्रूव करना है कि वो O पे इंटरसेक्ट करता है, O से पास करता है। हम सिर्फ 2 को लेट कर लेते हैं। सपोज AD and BE intersect at O। ये हमने फर्ज कर लिया कि हमारे पास जो 2 अल्टीट्यूड्स हैं AD और BE ये O के ऊपर आके इंटरसेक्ट करते हैं। अब हम इनको AD और BE जो है इनको यूज़ करते हैं, इनकी कंडीशंस जो हमारे पास मौजूद हैं उनको यूज़ करते हैं और फिर हम थर्ड वाले आल्टीट्यूड को प्रूव करेंगे कि अगर AD और BE जो हैं वो O पे इंटरसेक्ट करते हैं तो जो तीसरा हमारे पास है CF वो भी O में से पास करता है और वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। ये AB के ऊपर तो पहले परपेंडिकुलर, लेकिन जो असल बात प्रूव करने वाली है वो ये है कि CF भी O से पास करता है। तो CF O से उस वक्त पास करेगा जब अगर CF परपेंडिकुलर है तो CO भी परपेंडिकुलर हो AB के ऊपर। बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम एस AD किस पे परपेंडिकुलर है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अगर AD BC पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये होगा कि जो इसका पार्ट है AO वो भी परपेंडिकुलर होगा BC के ऊपर। तो यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं कि फिर AO जो है वो भी परपेंडिकुलर होगा BC के ऊपर। इसका क्या मतलब हुआ, अब ये तो हम पहले बता चुके हैं कि A जो हमारे पास वर्टेक्स है, जो A पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या था, स्मॉल a, यानी OA जो वेक्टर है वो स्मॉल a के इक्वल है। तो AO जो वेक्टर होगा अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो बच्चों इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा तो -a के इक्वल होगा। और BC चूंकि B का जो पोजीशन वेक्टर था वो किसके इक्वल था, स्मॉल b के, और जो C का पोजीशन वेक्टर था वो किसके इक्वल था, स्मॉल c के। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम BC फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो BC के लिए क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C हमारे पास क्या था, C माइनस ये B आ जाएगा।
तो इसका मतलब है बी सी इक्वल होगा सी माइनस बी के। तो ए ओ किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के, माइनस ए वेक्टर डॉट और बी सी वेक्टर हमारे पास क्या है, सी माइनस बी। तो अगर ए ओ परपेंडिकुलर टू बी सी है तो इसका मतलब है कि ए ओ का डॉट, यहां से मैं एक और बात यहां पे लिख देता हूँ एक स्टेप, कि अगर ए ओ परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, इसका मतलब ये होगा कि ए ओ का डॉट बी सी के साथ 0 के इक्वल आएगा। अब ए ओ किसके इक्वल है, माइनस ए, इसका डॉट सी माइनस बी के साथ किसके इक्वल आएगा बच्चों, 0 के इक्वल आएगा। और यहां से हम लिख सकेंगे माइनस ए डॉट सी माइनस माइनस प्लस ए डॉट बी इक्वल टू 0। ये हम इसको लिख सकेंगे, इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, और इसको बच्चों हमने 1 का नाम दे दिया। आल्सो अब नेक्स्ट वाले की बात करें, नेक्स्ट जो हमारे पास है बीई। अब बीई किस पे परपेंडिकुलर है, सी ए के ऊपर। तो हम यहां पे लिखते हैं बीई इज परपेंडिकुलर टू सी ए। अब अगर बीई परपेंडिकुलर है तो इसका जो पार्ट होगा वो भी तो परपेंडिकुलर होगा। अगर बीई परपेंडिकुलर है सी ए के ऊपर तो बच्चों बीओ, जो वेक्टर बीओ है ये भी परपेंडिकुलर होगा। अगर बीई परपेंडिकुलर है तो बीओ भी परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर ए जैसे ए डी परपेंडिकुलर था तो ए ओ भी परपेंडिकुलर है। इसी तरह बी ओ भी परपेंडिकुलर होगा सी ए के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस मीन्स बी ओ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी ए। अब इसी तरह जैसे मैंने आपको ये बताया इसके बारे में, ये भी हम इसके बारे में भी लिख सकते हैं कि अगर b का पोजीशन वेक्टर स्मॉल वेक्टर b था, तो अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस बी के इक्वल आएगा। तो बी ओ किसके इक्वल होगा, माइनस बी के। और सी ए किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए फाइनल, क्योंकि पॉइंट ए है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो सी ए हमारे पास आ जाएगा, ओ ए क्या था, ए, और ओ सी क्या था, सी। तो यह हमारे पास a माइनस सी आ गया। तो इस सी ए की वैल्यू और इस ओ बी की वैल्यू, जो बी ओ की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इधर हम रखेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, बी ओ की जगह बच्चों हमने रख दिया माइनस बी इज परपेंडिकुलर टू, चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है कि बी ओ जो वेक्टर होगा उसका डॉट सी ए के साथ 0 के इक्वल आएगा। अब बी ओ वेक्टर क्या था, माइनस बी, इसका हम डॉट लेते हैं, किसके साथ डॉट लेते हैं, इसका माइनस बी का डॉट लेते हैं सी ए के साथ। तो सी ए किसके इक्वल है, ए माइनस सी के। ए माइनस सी के साथ डॉट लिया, 0 के इक्वल आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी डॉट ए और प्लस बी डॉट सी, माइनस माइनस प्लस हो गया, बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। और इसको हम सीधा करके लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं बी डॉट सी माइनस बी डॉट ए इज इक्वल टू 0। बी डॉट सी, अब बच्चों ये बी डॉट ए है, तो बी डॉट ए में और ए डॉट बी में कोई डिफरेंस नहीं, याद रखें जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल है, तो इसको हम माइनस तो वैसे रहेगा, इस बी डॉट ए की जगह हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसको 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। 1 में हमारे पास क्या मौजूद है, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, और 2 में क्या मौजूद है, बी डॉट सी माइनस ए डॉट बी। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दी। जब इक्वेशंस ऐड होगी तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, और राइट हैंड साइड में हम ऐड करेंगे। तो बच्चों ये फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, यहां पे हम लिख देते हैं एडिंग 1 and 2। तो इसका मतलब ये होगा कि a डॉट बी माइनस ए डॉट सी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, प्लस बी डॉट सी माइनस ए डॉट बी, और राइट साइड पे 0 प्लस 0 ये ऐड हो जाएंगे। अब ये देखें ये
प्लस का ए डॉट बी है, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट सी माइनस ए डॉट सी, बी डॉट सी माइनस ए डॉट सी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब अगर हम सी वेक्टर को यहाँ पे कॉमन ले लें तो सी डॉट ये क्या आ जाएगा, ये बी माइनस ए वेक्टर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस सी डॉट बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब अगर फिगर को देखें तो जो हमारे पास सी है, सी वेक्टर, ये किसका पोजीशन वेक्टर है, ये तो पॉइंट यानी वर्टेक्स सी का पोजीशन वेक्टर है, यानी ओ सी हमारे पास जो है बच्चों वो स्मॉल सी के इक्वल है, स्मॉल सी वेक्टर के इक्वल है। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करें, सी ओ करें, तो सी ओ किसके इक्वल आएगा, वो माइनस सी वेक्टर के इक्वल आएगा। इसका मतलब है माइनस सी वेक्टर किसके इक्वल है, सी ओ के इक्वल है। और ए बी जो वेक्टर होगा वो किसके इक्वल आएगा, ए बी का मतलब है ओ बी माइनस ओ ए, पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो कि बी है और इसमें से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस ए, तो ये तो हमारे पास ए बी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है माइनस सी जो है वो सी ओ के इक्वल है और जो बी माइनस ए है वो ए बी वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये तो आ गया सी ओ वेक्टर डॉट और बी माइनस ए ये किसके इक्वल है, ए बी वेक्टर के इक्वल है और ये 0 है। अब देखें बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि सी ओ जो वेक्टर है, चूंकि इसका डॉट ए बी के साथ 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सी ओ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर सी ओ वेक्टर एक पार्ट, और यही बात हमने प्रूव करनी, इसको देखें, अगर ये बात हमने सी ओ अगर परपेंडिकुलर है, सी ओ ये पार्ट ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो ये जो फुल वेक्टर होगा सी एफ ये भी तो परपेंडिकुलर होगा, और चूंकि सी ओ परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो वेक्टर है ये भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, ओ से पास कर रहा है, जिससे पहले 2 अल्टीट्यूड्स पास कर रहे थे उसी से तीसरा अल्टीट्यूड भी पास कर रहा है, और दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस मीन्स अगर सी ओ परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर तो सी एफ जो है बच्चों वो भी परपेंडिकुलर होगा ए बी के ऊपर। और यही बात हमने प्रूव करनी है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।